So, hi everyone, my name is Ravis and I teach philosophy and literature. And welcome to yet another lecture. In this video, we are going to study eco-criticism. है ना? It's very important. Eco-criticism कहता है eco-criticism जो है, okay, I think there is a minor mistake here. Anyway, eco-criticism, just a second. Eco-criticism is also known as environmental criticism. So when we deal with eco-criticism का सिंपल मतलब देखो यहाँ पे eco का मतलब है इकोलॉजी से, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट से, और क्रिटिसिज्म का मतलब है लिटरेचर से. सो इको मीन्स इकोलॉजी, criticism means literature. So we can say ecology plus literature becomes eco-criticism. So कहता है it is also known as environmental criticism is the study of the relationship between literature and the natural environment. Ecology जो है, sorry, eco-criticism जो है, it is a study between the relationship of literature and natural environment. मतलब literature, suppose literature में कोई भी चीज़ आ सकता है, poetry, prose, fiction, non fiction, और वो natural context में जब लिखी जाती है उसी को बोलते हैं इको क्रिटिज्म. कहता है कि इट एग्जामिन्स हाउ नेचर इज रिप्रेजेंटेड, नेचर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसके अंदर, लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर, विच मीन्स की पोइट्री के अंदर, ड्रामा के अंदर, है ना, फिक्शन के अंदर, नॉन फिक्शन के अंदर, है ना. और कहते हैं कि एंड हाउ दीज रिप्रेजेंटेशन इन्फ्लुएंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजी, नेचर एंड एनवायरमेंटल इशूज. And when a reader reads that particular fiction, non-fiction और drama और poetry, तो उसको influence किस तरह से मिलता है ना, इकोलॉजी के बारे में, नेचर के बारे में, एनवायरमेंटल इशूज के बारे में, हाउ दे गेट टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, है ना. इसी के बारे में, इसी की स्टडी को इको क्रिटिज्म कहते हैं, विच मीन्स की इकोलॉजी और लिटरेचर, इकोलॉजी और क्रिटिज्म की स्टडी को क्या कहते हैं, इको क्रिटिसिज्म कहते हैं. अब ये जो है इको क्रिटिज्म, इट इमर्ज समवेयर बिटवीन 1990s, although its roots can be traced back in romanticism. और ये जो romanticism है, it is not just about British romanticism, बल्कि ये अमेरिकन रोमांटिक्स की भी बात करता है, अमेरिकन रोमांटिक्स की भी बात करता है. जैसे हम इमर्शन को पढ़ेंगे या फिर थोडू को पढ़ेंगे, है ना, डेविड हेनरी थोडू. तो इन सब के वर्क्स के अंदर एक्चुअली दीज पीपल वेयर द अर्लीस्ट अमेरिकन रोमांटिक्स, है ना. तो इनके भी वर्क्स में हमें इको क्रिटिज्म देखने को मिलता है, और ये फर्स्ट वेव ऑफ इको क्रिटिज्म के अंदर ही आते हैं. अब जैसे ट्रांसडेंटलिज्म, पैस्टोरल लिटरेचर, एंड इट गेन प्रोमिनेंस आफ्टर द फर्स्ट वेव ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स समवेयर अराउंड 1960s एंड 70s में. तो कहता है कि इको क्रिटिज्म जो है वो क्या है, वो है रिलेशनशिप है किसके बीच में, लिटरेचर के बीच में एंड इकोलॉजी के बीच में, या फिर एनवायरमेंट के बीच में, है ना. इसी की स्टडी को हम इको क्रिटिज्म कहते हैं. और ये जो लिटरेचर है उसके ऊपर, या लिटरेचर जब इस एनवायरनमेंट में लिखी जाती है तो उसका जो इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है, एक रीडर के ऊपर होता है ना, वो क्या करता है, वही हमें इको क्रिटिज्म, मतलब इको क्रिटिज्म उसी को कहते हैं हम. अब ये कहाँ से इमर्ज हुआ था, समवेयर 1990s में इमर्ज हुआ था, है ना. इसका इन्फ्लुएंस रोमांटिसिज्म के अंदर है. जब हम रोमांटिसिज्म की बात करते हैं, रोमांटिक लिटरेचर की बात करते हैं, या फिर ट्रांसडेंटलिज्म की बात करते हैं, क्योंकि जो ट्रांसडेंटलिज्म था ये फिलोसॉफिकल मोमेंट था, है ना, फिलोसॉफिकल मोमेंट था. और सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं बल्कि सोशल मोमेंट भी था, जिसके अंदर एम्फेसिस किया जाता था इंस्टीट्यूशंस को, है ना, इंस्टीट्यूशंस को, इंडिविजुअलिटी को, या फिर कह सकते हैं कि जो इनेट गुडनेस है ह्यूमैनिटी की, उसकी बात करता है, इनेट गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, इसकी बात करता है ना. उसी को बोलते हैं ट्रांसडेंटलिज्म. फिर पेस्टोरल लिटरेचर को अब कहता है इट इंटरसेक्ट्स विथ डीप इकोलॉजी, इकोफेमिनिज्म, पोस्ट colonial इको क्रिटिज्म, न्यू मटेरियलिज्म, पोस्ट ह्यूमनिज्म. आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन न्यू मटेरियलिज्म, या फिर अगर नहीं बनाया हो तो आई विल मेक इट, क्योंकि मैंने मार्क्सिज्म को पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो आई हैव मेड मेनी वीडियोज ऑन मार्क्सिज्म, कम से कम 5 से 6 लेक्चर्स हैं, यू कैन गो एंड वॉच दैट वन. फिर पोस्ट ह्यूमनिज्म, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक एज वेल, है ना. पोस्ट colonial इको क्रिटिज्म है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जैसे जोसेफ कॉनरेड की थ्योरी, जोसेफ कॉनरेड का जो वर्क है द हार्ट ऑफ डार्कनेस, है ना, द हार्ट ऑफ
डार्कनेस। तो इसमें पोस्ट कॉलोनियल इकोक्रिटिज्म दिखेगा हमें। फिर वंदना शिवा इज वेरी फेमस, है ना, बहुत वोकल है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जितने भी बड़े बड़े कह सकते हैं कि अभी हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट के अगेंस्ट, जितनी बड़े बड़े कॉर्पोरेट फील्ड्स हैं, है ना, उसके अगेंस्ट वंदना शिवा हमेशा बोलती रहती है। शी इज क्वाइट फेमस, शी इज क्वाइट वोकल एज वेल। एंड डीप इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी का सिंपल मतलब है कि डीप इकोलॉजी के अंदर दे सॉ ह्यूमन लाइफ एज अ इक्वल, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोबल इकोसिस्टम। जब हम ग्लोबल इकोसिस्टम की बात करते हैं, उसके अंदर जो ह्यूमन लाइफ है उसको भी इक्वली देखा गया है, सुपीरियर भी नहीं देखा गया, इन्फीरियर भी नहीं देखा गया, बल्कि इक्वल देखा गया। विच मीन्स कि नेचर के अंदर, इकोलॉजी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, उनके इक्वल इंसान को भी रखा गया है। वैसे यूजुअली जब हम एंथ्रोपोसीन की बात करते हैं, एंथ्रोपोसिनिज्म की बात करते हैं, तो उसके अंदर ह्यूमन जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बन जाता है, सेंटर ऑफ द अर्थ बन जाता है ना। वहाँ पे एक तरह से बेसिक इकोक्रिटिज्म होता है कि भाई ऐसा नहीं है, डीप इकोलॉजी वहाँ से इमर्ज होता है कि कहता है कि ऐसा नहीं है कि इंसान ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, इंसान ही सेंटर ऑफ द इकोलॉजी है या इकोसिस्टम है, बल्कि इंसान भी एक सेंस में कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स है, इक्वल कंपोनेंट्स है ना, ग्लोबल इकोसिस्टम का। अब आगे चलते हैं, कहते हैं कि इट इज अ इंटरडिसिप्लिनरी, बहुत सारी डिसिप्लिन को मिक्स करके इकोक्रिटिज्म लाया गया। इकोक्रिटिज्म एक सेंस में कह भी सकते हैं, लगता है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो आई विल स्पीक अ बिट स्लोली। तो कहता है कि जो इको क्रिटिज्म है, इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी एंगेजमेंट, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं आता है, एक ही डोमेन नहीं आता, बल्कि इसके अंदर लिटरेचर आता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आते हैं, फिलॉसफी आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटिकल इकोलॉजी आता है, इको फेमिनिज्म आता है, एनिमल स्टडीज़ आता है, इंडिजीनियस स्टडीज़ आता है। अभी आप जहाँ भी जाओगे, स्पेशली चाहे वो आप इंडिया जाओ या फिर एब्रॉड जाओ, तो जितने भी कह सकते हैं कि सेमिनार्स हो रहे हैं, वहाँ आपको हमेशा इको क्रिटिज्म के बारे में बातें करते हुए लोग मिल जाएंगे, है ना, जो कि एक क्रॉस द फील्ड के लोग होते हैं। जैसे अभी मैं आईआईटी खड़गपुर गया हुआ था, तो आईआईटी खड़गपुर में लोग इकोलॉजी पे भी बातें कर रहे थे, फिलॉसफी पे बातें कर रहे थे, डिल्यूज पे बातें कर रहे थे, गुआताड़ी पे बातें कर रहे थे, है ना। तो एक सेंस में कह सकते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है और इकोलॉजी है, ये आपस में काफ़ी इंटरलिंक्ड है। लिटरेचर के अंदर ही पोस्ट ह्यूमैनिज्म आता है, तो पोस्ट ह्यूमैनिज्म, इन्वायरमेंट, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट सिस्टम, एक ओवरऑल जो इकोलॉजी है, वो सब एक ही टेबल पे है ना। विच मीन्स कि ये इतना इंटरडिसिप्लिनरी है, विच मीन्स कि आप जो भी चीज़ें पढ़ोगे लिटरेचर के अंदर, फिलॉसफी के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, हर चीज़ को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे इसका डेफिनेशन देखते हैं, कहता है शेरल गॉडफेल्टी जो थी, सी वॉज वन ऑफ द मेजर, कह सकते हैं कि अर्लीस्ट, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इको फेमिनिज्म की बात करी थी, यहीं से इको फेमिनिज्म स्टार्ट होता है। तो इन्होंने बोला था कि जो इको क्रिटिज्म है, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट। एक मिनट, ये पेन सही से नहीं चल रहा। लिटरेचर और फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच की जो स्टडी है, उसके बीच की जो रिलेशनशिप है, उसी की स्टडी को क्या कहते हैं, इको क्रिटिज्म कहते हैं। तो इको मतलब मैंने जैसे पहले बताया, इकोलॉजी, है ना, विच मीन्स की इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है ना, हमारे आसपास जो भी चीज़ें आती है, चाहे वनस्पति हो गया या फिर बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फ्लोरा एंड फ्योना, मतलब किसी भी तरीके का हो, और अलॉन्ग विद द लिटरेचर, मतलब कि जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में लिटरेचर के अंदर पढ़ते हैं, है ना, जैसे अमिताभ घोष का वर्क है, अमिताभ घोष, तो आप जब उनका द हंग्री टाइड, उनका जो वर्क है हंग्री टाइड, तो ये सब के सब इको क्रिटिज्म के अंदर ही आते हैं, है ना, क्योंकि उसके अंदर आप देखोगे किस तरह से वो ये जो बंगाल का कोस्ट है ना, वहाँ पे वो जो कोस्टल एरिया के बारे में बातें करता है, किस तरह से जो ह्यूमन बींग और वो जो सुंदरबन के आसपास की जो एरियाज़ हैं, है ना, वहाँ के लोग किस तरह से इन्वायरमेंट के साथ रहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक राइटर थी लॉरेंस ब्यूल, उन्होंने बोला इको क्रिटिज्म इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन of the environment and how nature is not just setting but an active part of the text, which means कि टेक्स्ट जो है, पोइट्री जो है, नॉवेल्स जो है ना, वो सब क्या करता है, वो सब एक्टिव पार्टिसिपेशन की तरह काम करता है ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन की तरह काम करता है, एक्टिवली काम कर रहा होता है। अब सम ऑफ द मेजर कंसर्न ऑफ इको क्रिटिज्म इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर, हाउ नेचर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड, एंथ्रोपोसेनिज्म, इको
सेंट्रिसिज्म। अब देखो जो एंथ्रोपोसीन है, एंथ्रोपोसीन अभी मैं डिटेल से मतलब इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एंथ्रोपोसीन के अंदर ये माना जाता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, सेंटर ऑफ द इकोलॉजी है, सेंटर ऑफ द इकोसिस्टम है। और उसके बाद इन्वायरमेंटल जस्टिस, नेचर एंड कल्चर बाइनरी, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एजेंसी, सस्टेनेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस। इसको एक एक करके हम समझते हैं पहले, ठीक है। और नेक्स्ट है पोस्ट ह्यूमनिस्ट रिकन्फिग्रेशंस। तो पहला कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर, हाउ नेचर इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, हाउ इट इज बीइंग सिंबलाइज्ड, कॉन्सेप्चुलाइज्ड in a literature, in a literary work, whether it is seen as a sublime, idyllic, threatening, sacred, commodification, या फिर indifferent, which means कि जब आप किसी नॉवल को पढ़ते हो, सिंपल, when you read any particular novel, चाहे अमिताभ घोष की नॉवल पढ़ लो, या फिर मार्गरेट एटवुड की नॉवल पढ़ लो, जोसेफ कॉनरेड की नॉवल पढ़ लो, या किसी भी, या फिर इमर्शन की नॉवेल्स पढ़ लो, इमर्शन के वर्क्स को पढ़ लो, एसेस को पढ़ लो, तो उसमें सिंपल है कि रिप्रेजेंटेशन नेचर का किस तरह से लिटरेचर के अंदर किया गया है। सबसे पहला जो हमारा कह सकते हैं कि कंसर्न है इको क्रिटिज्म का, जो डील करता है कि हाउ नेचर is represented, how nature is described, how nature is conceptualized within a text, within a literature, है ना। किस तरह से राइटर नेचर को यूज करता है। हो सकता है कि वो नेचर को एज अ थ्रेटनिंग फोर्स की तरह देखेगा, हो सकता है कि वो नेचर को एज अ सेक्रेट देखेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं पिछले लास्ट ईयर की बात है, जब मैं ये मेघालय गया था, तो मेघालय में जो मेरा गाइड था, तो गाइड के साथ हम लोग जा रहे थे, खासकर मैं और मेरा गाइड दो ही लोग थे। तो हम दोनों जा रहे थे ये एक वाटरफॉल को देखने के लिए, रेनबो वाटरफॉल, एंड इट्स वेरी फार और काफ़ी ब्यूटीफुल है ना। मैं इस पे साइड में पिक्चर लगा दूंगा। तो जब हम लोग जा रहे थे रास्ते में, तो देवर मेनी फॉरेस्ट, सेक्रेड फॉरेस्ट थे। आप जब मेघालय जाओगे ना, तो मेघालय में बहुत सारे सेक्रेड फॉरेस्ट है। एक नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता, विदाउट गाइड के आप उसके अंदर नहीं जा सकते, एंट्री नहीं कर सकते। और जब आप जाते हो उस इकोलॉजी से होते हुए, जब आप जाते हो फ्लोरा एंड फ्यूना को देखते हुए, तो रास्ते में बहुत सारे जैक फ्रूट्स के मतलब पेड़ लगे थे। तो मैंने उनको बोला कि जो मेरा गाइड था, मैंने उसको बोला कि कैन वी, है ना, इसमें से कोई एक तोड़ के हम लोग खा सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत सारे वो जो फल है वो पेड़ से गिरा हुआ था नीचे, एंड जैक फ्रूट कोई उठा के ले नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको बोलता हूँ कि हम लोग कुछ कुछ खा लेते हैं। तो उसने बोला कि नहीं, दीज आर सेक्रेड। लोग जो हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उस इकोलॉजी को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, इतना ज़्यादा सेक्रेड मानते हैं कि कोई इंसान, है ना, उसको ऐसे नहीं उठा के खा सकता। अगर कोई उसको ऐसे उठा के खा लेगा तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। इस तरह की घटनाएं मतलब हमें सुनने को मिला था। तो देख रहे हो ना कि इंसान कितना ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड है वहाँ पे। उसी तरीके से फिर कभी कभी देखोगे नेचर को कमोडिफाई कर दिया जाता है, या नेचर जो है वो एज अ थ्रेटनिंग की तरह हमें दिखता है। जैसे स्ट्रॉन्ग विंड्स हो गए, या फिर स्ट्रॉन्ग टाइड्स दिखाए जाएंगे, सुनामीज दिखाया जाएगा, वेव्स दिखाया जाएगा, है ना। इस तरह से अगर एक्सप्लेनेशन है किसी पोइट्री के अंदर, तो वो लगेगा जैसे कि एक तरह से थ्रेटनिंग की तरह है ना। या फिर शबलाइम की तरह भी नेचर को दिखाया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वही है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर, नेचर को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है ना। अब वही है कि वेदर इट्स हारमोनियस या हॉस्टाइल है, या फिर जो पैसिव बैकग्राउंड है, या फिर एक्टिव प्रेजेंस की तरह नेचर को देखा गया। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइट्री है, टिंटन एबे, है ना, द लाइन कंपोज्ड फ्यू माइल्स अबव द टिंटन एबे। यहाँ से यूजीसी नेट बहुत क्वेश्चन पूछता है ना। देखो यहाँ से दोनों में कनेक्ट कर देगा। नेट नेट की ये खासियत है। खैर अब तो नेट बहुत कमज़ोर हो चुका है, अब नेट में उतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं बनते पहले की तरह। अब तो बिल्कुल रट्टा मार क्वेश्चंस बनता है। आप अगर अच्छे से रट लोगे तो आप यूजीसी क्वालिफाई कर जाओगे, है ना। आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा अब आपका। एनीवे तो ये जो टिंटन एबे है उनका, उसके अंदर वो नेचर को एज अ मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइड की तरह देखते हैं, है ना। जैसे कि एक बहुत सुंदर लाइन है, कहता है कि नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। यहाँ पे ये जो राइटर है वो कहना चाह रहे हैं, वर्ड्सवर्थ जो है, वो उनका जो बिलीफ है नेचर के अंदर, वो एक तरह से बेनोवलेंट की तरह है, बेनोवलेंट की तरह है ना। मोरल फोर्स की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, मोरल फोर्स की तरह काम कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि ह्यूमन स्पिरिट को अपलिफ्ट करने के लिए काम कर रहा है ना। इसलिए कहा गया स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरह वर्क करता है इस पोइट्री के अंदर। उसी तरीके से एक और सेंटेंस है, कहता है कि अ सेंस सब्लाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड whose dwelling is the light of the setting sun, है ना। कितना ब्यूटिक, कितना पोइटिक सब्लाइम सेंटेंस है।
जैसे इसके अंदर जो राइटर है वो एक तरह से स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ट्रांसेंड कर रहे हैं, है ना, ट्रांसेंड कर रहे हैं नेचर की ब्यूटी को, समथिंग विच इज सो सीक्रेट विच कनेक्ट्स ऑल लिविंग थिंग्स, है ना। यहाँ पे ऐसा लग रहा है, इस सेंटेंस से ऐसा लग रहा है कि जैसे ह्यूमन और नेचर का एक डीप कनेक्शन है ना, देयर इज अ डीप कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। एक तरह से नेचर जो है वो गाइड कर रहा है इंसान को। नेक्स्ट जो वर्क है जोसेफ कॉर्नेट का हार्ट ऑफ डार्कनेस, कहता है कि नेचर एज अ डार्क केओटिक ऑलमोस्ट अलाइन फोर्सेस। इसके अंदर जब आप जोसेफ कॉर्नेट का हार्ट ऑफ डार्कनेस पढ़ोगे तो उसमें नेचर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक तरह से कैसा है, कहता है कि द विल्डरनेस हैड फाउंड हिम आउट अर्ली एंड हैड टेकन ऑन हिम अ टेरिबल वेंजेंस ऑफ द फैंटास्टिक इन्विजन। जैसे वो बोट से जा रहा होता है तब ये इन्विजन करता है विल्डरनेस को, उस नेचर के विल्डरनेस को। तो यहाँ पे जो नेचर का रिप्रेजेंटेशन है जोसेफ कॉर्नेट के नॉवल के अंदर वो कैसा है, समथिंग विच इज वाइल्ड, है ना, एक तरह से वाइल्ड है नेचर, जो यहाँ पे वाइल्ड है काफी। और कहता है कि केपेबल है किस चीज के लिए, रेसिस्ट करने के लिए, है ना, ह्यूमन का जो इंट्रूजन है उसको रेसिस्ट करने के लिए केपेबल है विल्डरनेस, या फिर वो जो वाइल्ड है। फिर उसी के अंदर एक और कोटेशन है, कहता है कि गोइंग अप दैट रिवर वाज लाइक ट्रैवलिंग बैक टू द अर्लीस्ट बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड व्हेन वेजिटेशन राइटेड ऑन द अर्थ एंड बिग ट्रीज वेयर किंग्स। देख रहे हो यहाँ पे बिग ट्रीज वेयर किंग्स, यहाँ पे जिस तरह से वो बातें कर रहा है, कहता है कि नेचर को एक तरह से ऑलमोस्ट एंशियंट, है ना, एंशियंट समझा है ना, और इसको एक तरह से अनटेम्ड समझा है कि ह्यूमन बीइंग कैन नॉट टेम द नेचर, नेचर इटसेल्फ इज मोर ब्यूटीफुल। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे ये जो इस वाले में जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि नेचर जो है वो रेसिस्ट करना जानता है, नेचर जो है वो ह्यूमन के द्वारा कुछ भी कर दो तो ह्यूमन के द्वारा जो भी चीज़ करोगे उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस ले आता है। जैसे चर्नोबिल की कहानी है, इफ़ यू नो द अबाउट द चर्नोबिल, चर्नोबिल जो है वो यूक्रेन में है। तो यूक्रेन में एक ट्रेजेडी हुआ था जिसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका ब्लास्ट हो गया था। न्यूक्लियर रिएक्टर एक्चुअली में मतलब अंदर ही अंदर ब्लास्ट कर गया था। तो जिसकी वजह से जितने भी कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स थे वो पूरे शहर की तरफ फैल गए थे, जिसमें पूरे के पूरे शहर को इवैक्यूएट कर दिया गया था। चर्नोबिल जगह का नाम है, पूरे की पूरी जगह को इवैक्यूएट कर दिया गया था। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे फंगस हैं, है ना, जो कि इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब अगला जो वर्क है अमिताभ घोष का, अमिताभ घोष का जो हंग्री टाइड मैंने बात करी अभी, तो इसमें नेचर को किस तरह से दिखाया गया है, एक तरह से नर्चरिंग भी दिखाया गया, वायलेंट भी दिखाया गया, है ना। कहता है कि द टाइड कंट्री इज अनप्रेडिक्टेबल एंड इनडिफरेंट टू द ह्यूमन नीड्स। उसमें जो सेंटेंस है, कहता है गोइंग अप टू दैट रिवर वाज लाइक अ ट्रैवलिंग बैक टू द अर्लीस्ट बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा लग रहा था जैसे कि अपने मतलब एक सेंस में जब वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी, है ना, उसमें उस अपने उस टाइम के उस बैकवर्ड समय में जाने की बात कर रहा है। फिर कहता है कि व्हेन वेजिटेशन राइटेड ऑन द अर्थ एंड द बिग ट्रीज वेयर किंग्स, है ना, उस समय ऐसा लगता था जैसे कोई जो बड़े बड़े ट्रीज है ना वो इधर किंग की तरह काम करते हैं, है ना। फिर कहता है कि द टाइड कंट्रीज ब्यूटी वाज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ क्रुएलिटी एंड इट हिड व्हाट इट डिड नॉट डिस्ट्रॉय। अच्छा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, ये लाइन जो है ना ये अमिताभ घोष के वर्क से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो अमिताभ घोष जो हैं वो एक तरह से कैप्चर करते हैं नेचर के डुअलिटी को, ड्यूअल नेचर को, जहाँ पे नेचर जो है वो ब्यूटीफुल भी है, ब्यूटीफुल भी है, लेकिन अलोंग विद द ब्यूटीफुल वो एक तरह से डेडली भी है ना, डेडली भी है। क्योंकि नेचर जो है वो अपना कॉज कब चेंज कर लेता है, अपना कोर्स कब चेंज कर लेता है, नो वन नोज, है ना। कभी भी नेचर वायलेंट हो सकता है, जैसे एकदम एक्सट्रीम टाइड आ जाएगा अगर समंदर का, तो लोग पूरे के पूरे घर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे सुनामी आ गया, है ना, पूरा का पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे अभी खास कर ये जो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, स्पेशली अक्टूबर तक का जो मंथ होता है उसमें बहुत सारे साइक्लोन्स बनते हैं। तो साइक्लोन्स के समय में क्या होता है, बहुत सारे होम्स, बहुत सारे घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना। फिर एंथ्रोपोसेंट्रिज्म वर्सेस इकोक्रिटिज्म, मैंने एंथ्रोपोसेंट्रिज्म ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें कहता है कि व्यूइंग ह्यूमंस एज अ सेंट्रल एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट एंटिटीज इन द यूनिवर्स। ह्यूमन को सबसे सेंटर में रखा गया था एंथ्रोपोसेंट के अंदर, ऐसा माना जाता था। ये खासकर जब आप ह्यूमन और अर्थ के बारे में पढ़ते हो, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के अंदर वही है कि द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड अर्थ,
ह्यूमन और अर्थ के बीच का जो रिलेशन है जिसमें कि ह्यूमन सेंटर में है ना, उसके बारे में बातें होती है। इसके अंदर बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा, है ना। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग एंथ्रोपोसेंट्रिज्म तो यू कैन लेट मी नो, मैं उस पर भी वीडियोज़ बना दूंगा। फिर आता है इको सेंट्रिज्म, जिसके के अंदर वैल्यूइंग ऑल लिविंग बीइंग एंड इकोसिस्टम रिगार्डलेस ऑफ देयर यूटिलिटी एज ए ह्यूमंस। जैसे डीप इकोलॉजी की बात करते हैं ना, डीप, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन अकेला ही एंटिटी नहीं है, बल्कि ह्यूमन के साथ साथ जितने भी इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद, जितने भी फ्लोरा फ्यूनास, बैक्टीरियाज, फंगस, जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर चीज़ उसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व है, हर चीज़ इन्फ्लुएंस होता है ना। फिर कहता है एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझना है तो टिमोथी मॉर्टन की वर्क है जो कि क्रिटिसाइज करती है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म इन इकोलॉजी विदाउट नेचर, जिसके अंदर वो सजेस्ट करती है कि वी नीड टू थिंक इकोलॉजी विदाउट प्लेसिंग ह्यूमंस एट द सेंटर। ह्यूमन को सेंटर में बिना रखे हमें इकोलॉजी को समझना पड़ेगा, है ना। वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ वर्ल्ड, है ना, विदाउट प्लेसिंग ह्यूमंस इन द सेंटर। फिर कहती है, फिर अनदर वर्क है रिचर्ड पावर्स का द ओवर स्टोरी, जिसके अंदर वो बातें करता है इकोसेंट्रिक विजन की। ट्रीज आर प्रोटागोनिस्ट, उस बुक के अंदर ट्रीज जो है वो प्रोटैगनिस्ट की तरफ वर्क करता है एंड देयर ओन टाइम स्केल्स एंड सिग्निफिकेंस के बारे में बातें करता है। फिर मार्गरेट एटवुड, है ना, ऑरिक्स एंड क्रेक के अंदर वो डिस्टोपियन क्रिटिक की बात करते हैं। वैसे मार्गरेट एटवुड जो है, शी इज़ वेरी फेमस फॉर राइटिंग डिस्टोपियन नॉवेल्स। उनके नॉवेल्स में ह्यूमन सेंटर्ड तो है, लेकिन साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन की बातें कर रही हैं उसके अंदर। इफ़ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन ऑल दिस वर्क्स इन डिटेल्स एज वेल, लेकिन आप इसको ईजिली गूगल पे वन सर्च करके इसकी समरी पढ़ सकते हो, है ना। मेरा सिर्फ मकसद है इकोग्रिज्म को समझाना। फिर इन्वायरमेंटल जस्टिस, जिसके अंदर फोकस ऑन हाउ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन डिसप्रोपोर्शनली अफेक्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जैसे कह सकते हैं कि दलित्स हो गए इंडिया के अंदर, है ना, जो पहाड़ों में रहते हैं आज भी, एसटी कम्युनिटी जिसको कहते हैं, शेड्यूल ट्राइबल लोग, कास्ट, जेंडर एंड जोग्राफी, है ना, किस तरह से एक तरह से डिसप्रोपोर्शनेटली इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को। तो इन्वायरमेंटल जस्टिस की भी बातें करता है। फिर कहता है कि जैसे हु सफर्स फ्रॉम द इन्वायरमेंटल हार्म, अगर इन्वायरमेंटल हार्म हो रहा है, सपोज अगर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो उसमें इन्वायरमेंटल हार्म किसको झेलना पड़ रहा है? ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा थर्ड वर्ल्ड कंट्री झेलेगा, है ना, सेकंड वर्ल्ड कंट्री झेलेगा, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री तो कम ही झेलेगा। फिर कहते हैं कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड नेशन क्या करते हैं आज भी, थर्ड वर्ल्ड नेशन के यहाँ गार्बेज का डिस्पोज कर देते हैं, है ना, अपने प्लेन से बहुत सारे गार्बेज भर के लाते हैं और डिस्पोज कर देते हैं अफ्रीका जैसे कंट्री में। तो ये क्या हो रहा है? ये इन्वायरमेंटल हार्म पहुंचाया जा रहा है स्पेशली थर्ड वर्ल्ड नेशन को, ये डैमेज किया जा रहा है, इकोलॉजिकल डैमेज होता है उसमें। जैसे एग्जांपल रॉब निक्सन का वर्क है स्लो वायलेंस एंड द इन्वायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर, जिसके अंदर पॉल्यूशन की बात करता है, क्लाइमेट चेंज की बात करता है, डिफॉरेस्टेशन की बात करता है ना, और एक तरह से पुअर इनविजिबिलिटी ऑफ जो शहर में हो रहा है आजकल, है ना, उसकी बातें करता है। फिर एक इंदिरा सिन्हा है, उनका वर्क है एनिमल्स पीपल, उसके अंदर ऑथर टॉक्स अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी। अगर आप सिंपली गूगल सर्च भी करोगे भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसमें देखोगे भोपाल का एक जगह है जहाँ पे, है ना, गैस, जिस तरह से मैंने चेरनोबिल का एग्जांपल है, उसी तरीके से यहाँ पे भी ट्रेजेडी हुआ था। तो वहाँ के जितने भी इन्वायरमेंट हैं, वहाँ के आसपास का जो इकोलॉजी सिस्टम है, इकोसिस्टम है, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया था, फ्लोरा फ्यूना खत्म हो गया था, है ना, हर चीज़ बर्बाद हो गया था, तबाह हो गया था। फिर धीरे धीरे अब वहाँ पे भी बहुत सारे ग्रास आने शुरू हो गए हैं, पेड़ पौधे आने शुरू हो गए हैं। तो मैं वही कहा कि नेचर जो है, इट ऑलवेज फाइंड्स अ वे टू, है ना, फाइट बैक, टू रेसिस्ट बैक। उसके बाद अमिताभ घोष का वर्क अगेन द हंग्री टाइड, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क इन इको क्रिटिसिज्म के अंदर आता है। तो जिसके अंदर इट शोज द क्लास बिटवीन कंजर्वेशन, खासकर टाइगर के प्रोटेक्शन की बात है, एंड ह्यूमन लाइवलीहुड, जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ विलेजर्स, विलेजर को एक जगह इवैक्यूएट करके दूसरी जगह जाना पड़ता है ना। टाइगर्स और विलेजर्स के बीच में हमेशा एक कह सकते हैं कि फाइट है, ये हमेशा एक रेसिस्टेंस है। एंड देन नेचर एंड कल्चर बाइनरी, फिर उसके अंदर इको क्रिटिज्म चैलेंजेस द बाइनरी डिवीजन, है ना। ये सब ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं खासकर इको क्रिटिज्म के अंदर, जिसके अंदर इको क्रिटिज्म जो है वो चैलेंज करता है बाइनरी डिवीजन को बिटवीन नेचर एंड कल्चर, जो कि हमने इवन अगर आप मार्क्सिज्म को पढ़ोगे, है ना, या फिर मिथ को जब एनालाइज कर रहे थे हम लोग, वहाँ भी देखा था नेचर और कल्चर हमेशा जो डुअलिटी, एक जो बाइनरी डिवीजन है ह्यूमन और नेचर के बीच, वो हमेशा दिखता है। तो ये कहता है कि इट चैलेंजेस द बाइनरी डिवीजन, यहाँ पे बाइनरी डिवीजन को चैलेंज किया जा रहा है, जैसे वाइल्ड, प्योर, फेमिनिन।
व्हाट इज वाइल्ड, व्हाट इज प्योर, व्हाट इज फेमिनिन, हाउ कैन वी से समथिंग इज वाइल्ड एंड समथिंग इज फेमिनिन, या फिर कल्चर के बारे में सिविलाइज, आर्टिफिशियल, मैस्कुलिन, है ना, दैट शो दैट दे आर interdependent and co-constructive, which means कि both are interdependent. Nature, we cannot remove nature, है ना, from culture. Culture and nature, they both are uh, interdependent, है ना. Without nature culture cannot exist, and without culture nature cannot exist, because nature के अंदर एक इकोलॉजी, एक इकोसिस्टम होता है that creates its own aura, है ना. जब आप सपोज आप एक जंगल में चले गए, तो आप जब जंगल में जाओगे तो देखोगे फ्लोरा एंड फ्यूना अलॉन्ग विथ जितने भी एनिमल्स हैं, सब एक इकोसिस्टम में बने होते हैं. जैसे हमने बचपन में पढ़ा है ना कि ग्रास को खाता है डियर, डियर को खाता है ना, बड़े एनिमल्स, फिर उससे भी बड़ा एनिमल, उससे भी बड़ा कंज्यूमर होता है, जैसे एलिफेंट कह रहा हूँ मैं, सॉरी, लाइन हो गया, टाइगर हो गया, ये लोग खाते हैं. फिर ह्यूमन जो होता है वो सबसे ऊपर आता है फूड चेन के अंदर. तो एक एक सिस्टम क्रिएट होता है. उसी तरीके से जब आप इकोलॉजी के अंदर जाओगे, जब आप नेचर के अंदर जाओगे, तो वो एक अपना इकोलॉजी होता है उसका, है ना, एक अपना कंप्लीट सिस्टम होता है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जिसके अंदर एक सिविलाइजेशन भी बिल्ड हो रहा है. ऑब्वियस बात है, सिविलाइजेशन ऑलवेज मीन्स ह्यूमन बीइंग का वहाँ पे होना बहुत जरूरी है, तभी वो कल्चर कहलाएगा. तो ह्यूमन बीइंग भी उसी तरीके से नेचर का एक पार्ट है, तो नेचर के साथ वो इवॉल्व होता है ना. इट्स नॉट समथिंग कि ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व आउट ऑफ नेचर, मतलब नेचर के अगेंस्ट इवॉल्व नहीं होता, वो हमेशा नेचर के पार्ट का ही एक हिस्सा है ना. इसलिए कहता है कि इज नेचर कंस्ट्रक्टेड एज समथिंग सेपरेट फ्रॉम द ह्यूमन सोसाइटी. दैट्स नॉट ट्रू. नेचर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ह्यूमन सोसाइटी, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. जब हम इवॉल्व हो रहे थे, जब इंसान इवॉल्व हो रहा था, तो वी वेयर यूज टू लिव इन हट्स, इन फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट में रहा करते थे, आग जलाया करते थे. तो वी आर प्रीटी मच अ पार्ट ऑफ, कह सकते हैं कि नेचर. इसी तरह से जब वाल्डो पढ़ोगे, वाल्डो एक पोम है ना, इमर्शन कह रहा हूँ, डेविड हेनरी थोरो का. तो डेविड हेनरी थोरो कहते हैं उसके अंदर, वाल्डन के अंदर, कि वो चले जाते हैं, है ना, अपना पूरा सिटी लाइफ को छोड़ के वो एक पॉन्ड के किनारे चले जाते हैं और वहीं पे वो अपना समय बिताते हैं. तो देख रहे हो ना, वो भी ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी सॉलिट्यूड को फाइंड करता है, तलाशता है, और तब नेचर में वो जाता है. इसलिए कहते हैं कि हाउ डज द नैरेटिव रीइंफोर्स एंड सबवर्ट द बाइनरी, जिसके अंदर हम बातें करते हैं जो चैलेंजेस हैं इकोग्रिज्म के. फिर नेक्स्ट है, जैसे उसका एग्जांपल डोना हैरवे. मैं जहाँ भी जाता हूँ अभी डोना हैरवे की बात चलती है. साइबोर्ग मैनिफेस्टेशो, यहाँ पे पोस्ट ह्यूमनिज्म आ गया. तो दैट ब्लर्स बाउंड्री बिटवीन नेचर एंड कल्चर, ह्यूमन एंड मशीन. तो नेचर और कल्चर की जो बाउंड्री है उसको ब्लर कर देता है. ह्यूमन और मशीन के बीच की जो बाउंड्री है वो मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म रादर, ब्लर कर देता है. फिर इको फेमिनिज्म हो गया. जैसे अगर आप कैरोलिन मर्चेंट्स का वर्क पढ़ोगे, द डेथ ऑफ नेचर, it shows how nature and women have been historically co-oppressed in patriarchal capitalist system. तो इकोफेमिनिज्म भी एक तरह से इकोलॉजी प्लस फेमिनिज्म है, विच मीन्स कि समाज के साथ साथ वुमेन के साथ कितना ऑपरेशन किया गया है ना. जितना ऑब्वियस बात है, नेचर को हमने बहुत ऑपरेस किया. इवन नेचर कैन नॉट स्पीक लाइक वी डू, है ना, लाइक वुमेन डू. तो वुमेन तो अपनी बातें रख लेती है. दिस इज प्रिसाइजली वाई वी हैव फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म. इवन फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म की बातें चल रही है. तो ये जो फेमिनिज्म है, तो ह्यूमन बीइंग कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स, लेकिन नेचर तो एक्सप्रेस नहीं करता है. बट स्टिल नेचर भी तो ऑप्रेस्ड है ना. हम लोग नेचर को एक्सप्लॉइट करते आए हैं, है ना. तो किस तरह से नेचर का जो रिप्रेजेंटेशन है वर्क्स के अंदर, पोइट्री के अंदर, फिलोसफी के अंदर, लिटरेचर के अंदर, है ना, उनकी बात करता है इको फेमिनिज्म. फिर टोनी मॉरिसन का वर्क है एक बिलवड. आई एम प्रीटी श्योर आप इसको जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि यहाँ से यूजीसी नेट ऑलमोस्ट हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लेता है. उसके भी अंदर यू विल फाइंड दैट द फॉरेस्ट इज बोथ अ साइट ऑफ ट्रॉमा एंड हीलिंग, फॉर द कैरेक्टर, फॉर द मेन कैरेक्टर इन बिलवड. इसलिए बिलवड का फुल टाइटल है बिलवड अ लव स्टोरी, इस तरह से करके मुझे जहाँ तक याद है ना. उसके बाद ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एजेंसी, जिसके अंदर रिकग्निशन दैट नॉन ह्यूमन एंटिटीज लाइक एनिमल्स, रिवर्स, ट्रीज, बैक्टीरिया, ये सब पोजेस करते हैं एक एजेंसी को. दे अफेक्ट, रेसिस्ट, अडेप्ट एंड एक्ट अपॉन द वर्ल्ड, है ना. उनको देखोगे, किसी भी एनिमल्स को, किसी भी रिवर को, दे अडेप्ट. एक तरह से एजेंसी की तरह, एक कंप्लीट एजेंसी की तरह वर्क करता है ना. जैसे आप ट्रीज को देखोगे, अनटच ट्रीज को देखोगे, ट्रीज के चारों तरफ छोटे छोटे पौधे गिराते हैं, है ना, लग जाते हैं. एक बड़ा ट्री है, उस ट्रीज के शेड में देखोगे बहुत सारे, इवन ट्रीज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें उगाती है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहना शुरू कर देते हैं, एक अलग ही वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है ना. तो उसी को कहता है एक एजेंसी क्रिएट कर लेना. इसलिए कहता है कि आर नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स पोर्ट्रेड एज एन एक्टिव फोर्सेस. ऑफ कोर्स दे आर एक्टिव फोर्सेस, दे वर्क एज एन एक्टिव फोर्सेस. और फिर कहता है कि हाउ डज द
text to think agency. Obvious सी बात है कि when we read someone's text, somebody's text, उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि what kind of message that particular writer is trying to give us, है ना, किस तरह से उसने नेचर का पोर्ट्रेल किया है, किस तरह से उसने नेचर को देखा है ना, whether he was inspired by the nature or whether he saw nature as a destructive forces, है ना. फिर जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जेन बेनेट का वर्क है वाइब्रेंट मैटर, सी एडवोकेट्स फॉर द पॉलिटिकल इकोलॉजी ऑफ थिंग्स, सीज मैटर एज वाइब्रेंट एंड केपेबल ऑफ एक्शन. फिर नेक्स्ट वर्क है जेफरी वेंडर मियर का एनाइलेशन. उसके अंदर शी टॉक्स अबाउट उसके अंदर ही टॉक्स अबाउट द नॉन ह्यूमन वर्ल्ड is not only alive but enigmatic and unpredictable. ऑब्वियस बात है, हमने इसके बारे में बातें की कि जो नॉन ह्यूमन वर्ल्ड है वो ऑब्वियस बात है इनिग्मेटिक है, अनप्रिडिक्टेबल है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, है ना. सपोज अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में जा रहे हो तो अचानक से कब बारिश हो जाएगी, कब फ्लैश फ्लड हो जाएगा, यू कैन नेवर प्रिडिक्ट. कब सुनामी आ जाएगा, यू कैन नेवर प्रिडिक्ट, है ना. तो ये जो ह्यूमन परसेप्शन है कैन नॉट फुल्ली ग्रास्प. ह्यूमन परसेप्शन कभी चीज़ों को फुल्ली ग्रास्प नहीं कर सकता. फिर अगला वर्क है द ट्री इन पावर्स द ओवर स्टोरी, जिसके अंदर लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स दैट कम्युनिकेट्स अंडरग्राउंड एंड ड्राइव्स नैरेटिव चॉइसेस की बातें होती है. जैसे ट्री जो हैं, है ना, काफ़ी सालों सालों तक जीता है, तो उसने अपने चारों तरफ एक नई इकोलॉजी क्रिएट कर लेता है ना, अंडरग्राउंड इकोलॉजी क्रिएट कर लेता है, उसकी बात होती है. फिर सस्टेनेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस, इसमें कहता है कि लिटरेरी इंगेजमेंट विद इशूज लाइक क्लाइमेट चेंज, एक्सटिंक्शंस, रिसोर्स डिप्लेशन, पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, इन सब की बातें करता है और किस तरह से कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट इसको लिमिट कर देता है ना. जैसे एग्जांपल मार्गरेट एटवुड का, है ना, मैड एडम ट्रिलॉजी है, जिसके अंदर सी क्रिटिक्स अनसस्टेनेबल बायो टेक इंडस्ट्रीज एंड एक्सप्लोर्स पोस्ट एपोकलिप्टिक सर्वाइवल. फिर रेचल कार्सन का वर्क है द साइलेंट स्प्रिंग, क्लाइमेट फिक्शन, क्लाईफाई जिसको कहते हैं, और जॉनर डिवोटेड इन इमेजिनिंग क्लाइमेट क्राइसिस, है ना. फिर नेक्स्ट है पोस्ट ह्यूमनिस्ट रिकॉन्फिगरेशंस, जिसके अंदर पोस्ट ह्यूमनिज्म रिजेक्ट द इनलाइटेंड आइडिया ऑफ द ह्यूमन एज अ रैशनल ऑटोनोमस बीइंग ऑफ सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड, है ना. ह्यूमन बीइंग सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड नहीं है. humans are not someone, you know, who can be separated from the world itself, but human is also a part of. क्योंकि जब इनलाइटनमेंट की थ्योरी अगर आप पढ़ोगे तो ह्यूमन को सबसे ऊपर रखा गया है, ह्यूमन को सबसे सुपीरियर रखा गया है, ह्यूमन को ऐसा रखा गया जैसे ह्यूमन नोज एवरीथिंग एंड ह्यूमन हैज़ ऑल द कंट्रोल्स, है ना, ओवर द वर्ल्ड. बट ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए रीफिगर कर देता है पोस्ट ह्यूमनिस्ट थॉट जो है वो एक तरह से इनलाइटनमेंट थॉट को रिजेक्ट कर देता है कम्प्लीटली. इसलिए कहता है कि इंस्टीड इट व्यूज ह्यूमंस एज इंटेंगल्ड विथ मशीन्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स इकोसिस्टम. हर चीज़ इंटेंगल्ड है. यहाँ से मुझे डिल्यूज याद आ रहे हैं एंड ग्वाताड़ी. जब आप 1000 प्लेटोस पढ़ोगे, है ना, ये सब ऑलमोस्ट एक तरह से इंस्पिरेशन तो इकोक्रिटिज्म का यहीं से भी आता है ना. जब फिलोसॉफिकल इंक्लिनेशन अगर देखेंगे हम तो कांट की थ्योरी से आता है, कांट से इंस्पायर्ड देखोगे, डिल्यूज से इंस्पायर्ड देखोगे, गोताड़ी से इंस्पायर्ड देखोगे, डेरिडा से इंस्पायर्ड देखोगे, है ना. फिर कहते हैं कि हाउ डज द टेक्स्ट चैलेंजेस ह्यूमन एक्सेप्शनलिज्म. ऑब्वियसली इट डील्स विद दैट. एनीवे, नाउ एग्जांपल जैसे डोना हैरेवे मैंने बताया, स्टेइंग विद द ट्रबल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. डोना हैरेवे बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, खासकर पोस्ट मॉडर्निज्म में, है ना. सी इज अ कॉन्टेम्प्रेरी राइटर, एडवोकेट्स फॉर सिम्पोसिस, मेकिंग विथ अदर्स, बिकमिंग विथ अदर स्पीच. देख रहे हो ना, इनका जो इंस्पिरेशन है वो डिल्यूज है. मैं डिल्यूज पे वीडियोस बनाऊंगा, मैं 1-2 वीडियोस बना चुका हूँ डिल्यूज पे शायद. तो डोना हैरेवे का इंस्पिरेशन डिल्यूज है. फिर कैरन बैरेट्स मीटिंग द यूनिवर्स हाफ वे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है. सी इंट्रोड्यूसेस अ टर्म कॉल्ड एजेंशियल रियलिज्म, है ना, जिसके अंदर ह्यूमंस एंड मैटर्स को प्रोड्यूस रियलिटी. ह्यूमंस और मैटर्स दोनों आपस में रियलिटी को प्रोड्यूस करते हैं. फिर ऑक्टेविया बटलर का वर्क है लिलिथ, है ना, लिलिथ्स ब्रूड, जिसके अंदर सी ह्यूमंस मर्ज विद द एलियन स्पीसीज एंड एक्सप्लोर्स पोस्ट ह्यूमन इवोल्यूशन एंड द सिम्बोसिस. फिर एक अवतार फिल्म है, अवतार आपने देखी होगी, शायद 2 या 3 सीरीज आ चुकी है अवतार का, जो कि चाइना में बना है ना, चाइना में इसकी शूटिंग हुई है, जिसके अंदर आप देखोगे एक तरह से न्यूरल लिंक्स और मतलब क्रिएट होता है पेंडोरा, जैसे ह्यूमन कनेक्ट बायोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली विथ पेंडोराज इकोसिस्टम. पेंडोरा एक जगह का नाम है जहाँ पे वो लोग चले जाते हैं, है ना, एक तरह से वहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं. तो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन पेंडोरा एंड द ह्यूमन बीइंग. तो यहाँ पे देखो इकोलॉजी और ह्यूमन दोनों का कनेक्शन हो रहा है. तो ये सारे के सारे इकोक्रिटिज्म के एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा चैलेंजेस थे, है ना. दीज वर द
basic challenges, or these were the important concern of eco criticism. अब इको क्रिटिज्म के आगे चलते हैं. दे आर थ्री फेजेस. जिस तरह से फेमिनिज्म में 3 वेव आता है, उसी तरीके से इको क्रिटिज्म में भी 3 वेव आता है. तो पहला है द फर्स्ट वेव ऑफ इको क्रिटिज्म, जो कि 1990s के अराउंड आया, जिसके अंदर यूजुअली दे वर फोकस्ड ऑन नेचर राइटिंग, विल्डरनेस टेक्स्ट, है ना, नेचर के ऊपर, विल्डरनेस के ऊपर, है ना, किस तरह से नेचर के वास्टनेस है. जैसे सब्लाइम, सब्लाइम की बात होती है. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन सब्लाइम. सब्लाइम का मतलब है एक ही समय में जो आप फील करते हो, ऑ वाली और प्लस फियर वाली, है ना. जैसे आप एक वास्ट स्काई को देखते हो, एक वास्ट माउंटेन को देखते हो ना. अगर सपोज आप क्लिफ के ऊपर खड़े हो, व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द क्लिफ, और वहाँ से जब आप एक वास्ट माउंटेन रेंज को देखते हो, तो यू आर अफ्रेड एज वेल एज यू आर एक्साइटेड. उसी को सब्लाइम बोला गया बर्क के टर्म में, है ना. BURK, बर्क, ही वाज अ ब्रिटिश फिलोसफर. तो ये जो नेचर राइटिंग है या विल्डरनेस टेक्स्ट है ना, फर्स्ट वे ऑफ इको क्रिटिज्म के अंदर आता है. दैट एम्फसाइज सेलिब्रेशन ऑफ नेचर. वहाँ पे नेचर को सेलिब्रेट किया जाता है. पेस्टोरल आइडियलिज्म उसके अंदर भर भर के मतलब होता है, और ये खासकर वेस्टर्न सेंट्रिक हुआ. जैसे एग्जांपल में हेनरी डेविड थोडो का एक पोएम है वाल्डन. प्लीज डू रीड दिस बुक, क्योंकि यहाँ से नेट बहुत क्वेश्चन पूछता है वाल्डन से. उसके बाद जॉन मुर का वर्क है द माउंटेन्स ऑफ कैलिफोर्निया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग वर्क. फिर रेचल कार्सन का साइलेंट स्प्रिंग. दीज आर सम ऑफ द बेसिक एग्जांपल. उसके बाद सेकेंड वे ऑफ फेमिनिज्म आता है, जो कि समवेयर अराउंड 2000s, है ना. दैट क्रिटिक एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म एंड ब्रॉडन स्कोप. ऑब्वियसली बात है, डिसेंट्रलाइज कर देता है ह्यूमन को डी सेंट्रलाइज करके ह्यूमन को भी एक पार्ट बना देता है. ह्यूमन को भी एक कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स, है ना, एक तरह से कह सकते हैं कि इक्वल कंपोनेंट्स नेचर का बना देता है. जैसे कि एग्जांपल, and also it embrace urban ecology, post-colonial perspective, gender, race and environmental justice. जैसे फॉर एग्जांपल अमिताभ घोष का वर्क है द हंग्री टाइड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको एक्सप्लेन किया, है ना. बारबरा किंग्सलोव का फाइट बिहेवियर, मार्गरेट एडवुड का Oryx and Crake. These are some of the most important works in the second wave of eco-criticism, जहाँ पे आपको इकोलॉजी और ह्यूमन कनेक्शन, मतलब इकोलॉजी और लिटरेचर आपको देखने को मिलता है. फिर थर्ड वेव ऑफ इको क्रिटिज्म आता है, जो कि बेसिकली अभी तक चल रहा है, रिसेंट टाइम तक चल रहा है. एक पोस्ट ह्यूमनिस्टिक टर्न है. पोस्ट ह्यूमनिज्म का मतलब है बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग, बियॉन्ड ह्यूमन, विच मीन्स कि जैसे हम जब साइबॉर्ग की बातें करते हैं तो वो बियॉन्ड ह्यूमन है ना. साइबरनेटिक की बातें करते हैं, वही है साइबरनेटिक की बातें करते हैं, है ना. बियॉन्ड ह्यूमन ही होता है. पोस्ट ह्यूमनिस्ट टर्न, जब हम मल्टीप्लिसिटी की बातें करते हैं, है ना, मल्टीप्लिसिटी की बातें करते हैं, जब हम घोस्ट की बातें करते हैं, है ना, ये सारे के सारे नेचर की बातें करते हैं, ये सारे के सारे पोस्ट ह्यूमनिस्ट टर्न है. फिर कहते हैं कि इट इंगेजेस विद क्लाइमेट चेंज, एंथ्रोपोसीन, नॉन ह्यूमन एजेंसीज, ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड ऑन्टोलॉजी, न्यू मटेरियलिज्म. जैसे सिंपल है, सपोज मान के चलो कि ये एक कोयला खदान है ना, कोल खदान है. इस कोल खदान में बहुत सारे लोग वर्क कर रहे होते हैं. अब देखो पोस्ट ह्यूमनिस्ट टर्न कैसे लेता है. अब एक जो वर्कर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से तो कोल नहीं निकालता, बल्कि ही यूजेस सो मेनी मॉडर्न, कह सकते हैं कि मॉडर्न टूल्स को यूज करता है. तो देख रहे हो वहाँ पे ह्यूमन नॉन ह्यूमन एजेंसी वर्क कर रहा है ना. उसमें किसी का हाथ टूट गया तो उसको नया हाथ लगा दिया जाता है. एक तरह से साइबॉर्ग हो गया, वो नया हाथ लगा दिया जाएगा, फिर उस नए हाथों से वो कोल की खुदाई करेगा. तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, एज वेल एज द, कह सकते हैं कि वहाँ की जो इकोलॉजी है ना. ये सारी की सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं. देख रहे हो ना, आप नेचर को पढ़ रहे हो, अर्थ किस तरह से फील करता है ना. जब आप अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हो, अर्थ के वूम से जब आप कोल को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो अर्थ कैसा फील करता है. सिंपल, जब हम सिंपली क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज इको क्रिटिज्म, तो इसको सिंपल इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम अर्थ के अंदर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करें तो अर्थ कैसा फील करता है, वहाँ के अर्थ की चारों तरफ की जो इन्वायरमेंट है वो कैसा फील करती है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो कैसा फील करता है, इंसान कैसा फील करता है, हम कैसे फील करते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से शेप हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है ना. इन्हीं सब की स्टडी जब हम लिटरेचर के थ्रू करते हैं, है ना, जब टेक्स्ट के थ्रू करते हैं, तो इसी को बोलते हैं इको क्रिटिसिज्म, है ना. अब इनके जैसे वर्क हैं रिचर्ड पावर्स का, जेफ वेंडरमीर का, है ना, डोना हैरावे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट राइटर. तो इसी को बोला गया इको क्रिटिज्म. आई होप अब आपको थोड़ा एक आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज इको क्रिटिज्म. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे,
फर्स्ट वेव ऑफ इकोक्रिटिज्म, सेकेंड वेव ऑफ इकोक्रिटिज्म और थर्ड वेव ऑफ इकोक्रिटिज्म को किसी न किसी टेक्स्ट के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट वेव ऑफ इकोक्रिटिज्म के अंदर वाल्डो को पढ़ लेंगे, है ना, या फिर हम विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ लेंगे। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में भी हम किसी एक राइटर को, वाल्डो को पढ़ लेंगे, है ना, इमर्शन को पढ़ लेंगे, और थर्ड में भी डोना हैरवे को पढ़ लेंगे। तो अब जब पूछा जाएगा कि हु वेयर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स, तो ऑब्वियस बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट राइटर कौन आएंगे हमारी, जिसने टर्म दिया था। ग्लॉड फेल्टी हो गए, है ना, लॉरेंस बुल हो गए, अब देखो लास्ट में और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिसने मैंने एग्जांपल दिया, रिचर्ड पावर्स हो गए, मार्गरेट एटवुड हो गई, तो डोना हैरवेज हो गई। तो दिस वाज ऑल। हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखो मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहा था इसलिए भी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा लंबा लेक्चर ना जाए। जब लोग पहले ही देख लेते हैं 1 घंटे का लेक्चर है तो लोग उसको वॉच नहीं करते हैं, है ना। और खासकर मैं कोई देखने में बहुत हैंडसम नहीं हूँ कि मुझे देखने के लिए लोग यूट्यूब वीडियोस देखेंगे। मैं तो कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने का, फिर भी मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं। आई डोंट नो व्हाई। 200 प्लस मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, स्टिल I barely get views. Anyway, we'll see you again in the next video. Please do like and subscribe to my channel so that I can be motivated and make